कभी वो शाहीन बाग में धारा 370 लगा देते हैं, कभी वो दिल्ली के जाफराबाद को श्रीनगर का लाल चौक बना देते हैं, कभी वो दिल्ली के चांद बाग को अनंतनाग बना देते हैं, तो कभी सीलमपुर को श्रीनगर का डाउनटाउन बना देते हैं। वो एक ही इलाके में हजारों और लाखों की संख्या में झुंड बनाकर रहते हैं और उस पूरे इलाके पर जैसे चाहें वैसे हुकूमत करते हैं। शाहीन बाग के लोग हुर्रियत की तरह व्यवहार करते हैं तो जाफराबाद के लोग कश्मीर घाटी के पत्थरबाजों की तरह। लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक ही है, हर कानून और पूरे संविधान को जूते की नोक पर रखना। ये लोग अपने मध्ययुगीन कबीलों के जरिए पूरी दिल्ली को हाईजैक कर चुके हैं। दफ्तर जाने वाले समय पर दफ्तर नहीं जा सकते, स्कूल से भूखे प्यासे बच्चे समय पर अपने घर नहीं लौट सकते और बीमार अस्पताल नहीं पहुंच सकते। इन लोगों ने जैसे तय कर लिया है कि वो देश की राजधानी को कश्मीर की घाटी बना देंगे। क्या दिल्ली के शाहीन बाग, जामिया, जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग और सीलमपुर में जो आज 2020 में हो रहा है, क्या उसका अंदेशा सरदार पटेल को 1947 में ही लग गया था? तब सरदार पटेल ने नेहरू से क्यों कहा था कि दिल्ली में अलग अलग मुस्लिम बस्तियां बसाने से दिल्ली में अशांति फैलेगी और टकराव बढ़ेगा? देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू क्यों चाहते थे कि दिल्ली में अलग अलग मुस्लिम बस्तियां बसें और पटेल ने कैसे नेहरू को ऐसा करने से रोका, आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं अपने इस स्पेशल सीरीज में आपको लगातार बता रहा हूं कि कैसे 1947 में भारत के रहने वाले मुसलमानों ने पहले तो पाकिस्तान बनाया और फिर किस तरह से इसी हिंदुस्तान में रुकने के लिए तिकड़मे लगाने लगे। तो आइए आज जानते हैं आज़ादी के ठीक बाद दिल्ली और देश के दूसरे इलाकों में कैसे भारतीय मुसलमान मिशन पाकिस्तान की सफलता के बाद स्टे इन इंडिया प्लान पर काम कर रहे थे। स्टे इन इंडिया यानी जैसे भी हो भारत में ही रुक जाओ, और कैसे इस प्लान में पंडित नेहरू मुसलमानों की मदद कर रहे थे, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अब आप ध्यान से सुनिएगा। 1947 में बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ये तय हुआ था कि जो लोग अपना घर छोड़कर दूसरे मुल्क चले गए हैं, उनके खाली घरों को दूसरे मुल्क से आने वाले शरणार्थियों को दे दिया जाए। यानी पाकिस्तान में जो घर हिंदुओं ने छोड़े थे, उन्हें हिंदुस्तान से आने वाले मुसलमानों को दिया जाना था, और भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे, उनके घर पाकिस्तानी इलाकों से आने वाले हिंदुओं को दिए जाने का प्लान था। चूंकि उस दौर में दिल्ली में जबरदस्त दंगे हो रहे थे, इसलिए ना चाहते हुए भी कई मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा था, और उन्होंने जो घर खाली किए थे वो पाकिस्तान से आए हिंदुओं को दिए जा रहे थे। पंडित नेहरू को इस पर आपत्ति थी। उनका मानना था कि पाकिस्तान जा चुके मुसलमानों के खाली घर उन मुस्लिम मेवों को दिए जाएं जो अलवर और जोधपुर से भागकर दिल्ली आ गए थे। दरअसल बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि उस दौर में दिल्ली में दो तरह के शरणार्थी थे। एक शरणार्थी तो वो जो हिंदू थे और पाकिस्तान से आए थे, उनके बारे में सभी को पता है। लेकिन दूसरे शरणार्थी थे मेव मुसलमान, जो अलवर और जोधपुर के इलाके से भागकर दिल्ली आ गए थे, जिसके बारे में बात आज बहुत कम लोगों को पता है। तो हुआ यूं कि प्रधानमंत्री नेहरू ने 21 नवंबर 1947 को सरदार पटेल को एक पत्र लिखा। इस पत्र में क्या लिखा था, इसकी पूरी जानकारी इस किताब के पेज नंबर 96 पर दी गई है, जिसका नाम है मुसलमान और शरणार्थी। नेहरू अपने पत्र में लिखते हैं कि दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में खाली पड़े मकान गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं को ना दिए जाएं। नेहरू आगे लिखते हैं कि मुझे पता चला है कि कुछ सिखों ने मुस्लिम मोहल्लों के मकानों पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से वहां परेशानी हो रही है और वहां के मुसलमान अपना घर छोड़ रहे हैं। पटेल के नाम इस पत्र में नेहरू फिर से दोहराते हैं कि मुसलमानों के खाली मकान हिंदू और सिखों को ना दिए जाएं। 21 नवंबर 1947 को लिखे इस पत्र को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि नेहरू नहीं चाहते थे कि हिंदू शरणार्थियों को कोई छत मिले और वो दिल्ली की ठंड में या तो सड़क पर या फिर टेंटों में ठिठुरते रहें। नेहरू ये भी चाहते थे कि मुस्लिम बस्तियों में न सिर्फ मुस्लिम रहें, बल्कि यहाँ मेव शरणार्थियों को बसा दिया जाए। नेहरू का मानना था कि मुस्लिम बस्तियों में सिर्फ मुस्लिम रहेंगे तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं कि शाहीन बाग में आज मुस्लिम खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं कि उन्होंने सरकारी सड़क को ही अपना घर बना लिया है। तो खैर, वापस आते हैं मुद्दे पर। लौह पुरुष सरदार पटेल की सोच नेहरू से अलग थी। वो नेहरू की तरह मुस्लिमों के तुष्टीकरण में कतई भरोसा नहीं रखते थे। इसलिए नेहरू का पत्र मिलते ही उन्होंने जवाबी पत्र में जो बातें लिखी वो आज भी बहुत काम की हैं। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने नेहरू को लिखा, मैं वास्तव में महसूस करता हूं कि दिल्ली में मुस्लिम पॉकेट यानी अलग मुस्लिम क्षेत्र बनाना हमारी नीतियों के खिलाफ है। दिल्ली में मुस्लिम क्षेत्र बनाने से हालात नहीं सुधरेंगे, बल्कि टकराव और बढ़ जाएगा। ऐसे मामलों का समाधान यही है कि अराजक तत्वों को हटाकर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए।
ऐसा होने पर इन इलाकों में मिलीजुली यानी हिंदू मुस्लिम आबादी बढ़ेगी। हमें इस बात को नकारना होगा कि मुस्लिम केवल मुस्लिम इलाकों में ही सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि किसी भी स्थिति में बाहर से आए मुस्लिम मेवों को दिल्ली के मुस्लिम मोहल्लों में ना बसाया जाए। सोचिए कितनी दूरदृष्टि थी लौह पुरुष सरदार पटेल में, जो 1947 में 2020 की तस्वीर देख पा रहे थे। लेकिन पंडित नेहरू की सोच इससे अलग थी। उनकी कुछ और ही प्लानिंग थी। वो नहीं चाहते थे कि 1945-46 के चुनाव में जिन्ना, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के लिए वोट देने वाले भारतीय मुसलमान यहां से जाएं। वो नहीं चाहते थे कि 1945-46 के चुनाव में जिन्ना, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के लिए वोट देने वाले भारतीय मुसलमान यहां से जाएं। और यही इच्छा तो भारतीय मुसलमानों की भी थी। दरअसल नेहरू इन मुसलमानों के जरिए अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते थे। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। अगर उस दौर की राजनीति का आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि नेहरू कांग्रेस के अंदर उतने ताकतवर नहीं थे जितने कि वो पटेल की मौत के बाद और 1952 के चुनाव के बाद ताकतवर बने। ये वो दौर था जब नेहरू की इच्छा के खिलाफ सरदार पटेल पीडी टंडन को कांग्रेस अध्यक्ष और राजेंद्र प्रसाद को इस देश का राष्ट्रपति बनाने में कामयाब हो गए। ये बहुत दिलचस्प कहानी है, इसे मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगा। फिलहाल नेहरू ने यह प्लान बनाया कि वो मौलाना आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई जैसे नेताओं की दम पर मुस्लिमों के रहनुमा बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले उन्हें मुसलमानों को भारत में ही रोकना होगा। वहीं पाकिस्तान बनाने वाला भारत का मुसलमान तो पहले से ही इस प्लान के लिए तैयार बैठा था। लिहाजा नेहरू के लालच के साथ जब मुसलमानों का लालच जुड़ा तो पूरा खेल ही बदल गया। महज 6 महीने तक जिस मुसलमानों ने जिन्ना को अपना रहनुमा माना था, अब 6 महीने बाद उनके नए रहनुमा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं हर बात संदर्भ, प्रसंग और उदाहरण के साथ बताता हूं। कांग्रेस में नेहरू के एक करीबी नेता थे सैफ तैयब जी, जो बाद में सांसद भी बने। उन्होंने उस वक्त देश के नंबर 1 उर्दू अखबार इंकलाब में एक लेखों की सीरीज लिखी जिसने मुसलमानों पर अपना खासा असर डाला। लेखों की सीरीज का नाम था द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, यानी भारत में मुसलमानों का भविष्य। इसमें उन्होंने लिखा, मुसलमानों को न सिर्फ कांग्रेस को वोट देना चाहिए बल्कि उसमें शामिल होकर उसकी नीतियों को भी प्रभावित करना चाहिए। कांग्रेस का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 4 आने यानी 25 पैसे की रसीद लेनी होती है। पूरे भारत में फैले मुसलमानों को कांग्रेस का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि कांग्रेस संगठन के अंदरूनी चुनावों में अपने पक्ष के नेताओं को जिता सके। तो देखा आपने कैसे मुस्लिम लीग के बाद अब कांग्रेस मुसलमानों की पालनहार बन रही थी। 4 आने यानी 25 पैसे दो, कांग्रेस के मेंबर बनो और राष्ट्रवादी देशभक्त मुसलमान होने का तमगा हासिल कर लो। आपसे अब कोई नहीं पूछेगा कि आपने पाकिस्तान मांगा था या नहीं, ना ही सवाल आपकी औलादों से पूछा जाएगा। और कोई पूछे भी तो इस चवन्नी के बदले कह देना कि सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में। खैर, नेहरू के इस मुस्लिम रोको प्लान में हालातों ने भी साथ दिया। 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या हो गई तो पूरे उत्तर भारत में दंगे रुक गए, जिसके बाद मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस करने लग गए। उस दौर में नेहरू ने अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को यह हिदायत दे रखी थी कि वो यूपी को दूसरा पंजाब ना बनने दें। उन्होंने अपने एक पत्र में पंत को लिखा था कि उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश से मुसलमान पाकिस्तान नहीं जा रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि आपकी सरकार यह प्रयास करे कि यूपी से एक भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाए। दरअसल हमारी यह गलतफहमी है कि बंटवारे के वक्त पूरे हिंदुस्तान में दंगे हुए थे, जबकि हकीकत यह है कि पंजाब, बंगाल, दिल्ली, अलवर और जोधपुर को छोड़कर देश के किसी इलाके में बड़े पैमाने पर दंगे नहीं हुए। और बापू की हत्या के बाद तो छिटपुट हिंसा की घटनाएं भी बंद हो गईं। यही वजह है कि यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के मुसलमान लीग को वोट देने वाले मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की ज्यादातर आबादी पंजाब से थी और इस बात की गवाही आंकड़े भी देते हैं। और ये आंकड़े हैं पाकिस्तानी सरकार के, जो 1951 की जनगणना से निकले हैं। ध्यान से देखिए पाकिस्तानी सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं। पाकिस्तान में जो मुहाजिर यानी शरणार्थी भारत से आए हैं, उनमें से 80.1% पंजाब, जोधपुर और अलवर से हैं, यानी वो इलाके जहां सबसे ज्यादा दंगे हुए थे। वहीं यूपी और दिल्ली से आने वाले मुहाजिरों की संख्या 6.4% है, जिसमें यूपी के मुसलमानों की संख्या कम और दिल्ली के मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली में भी दंगा हुआ था। जबकि महाराष्ट्र और गुजरात से पाकिस्तान जाने वाले शरणार्थियों की संख्या 2.2% है। वहीं भोपाल और हैदराबाद से पाकिस्तान आने वालों की तादाद सिर्फ 1.2% ही है।
जबकि मद्रास और मैसूर प्रांत यानी दक्षिण भारत के प्रांतों से पाकिस्तान जाने वालों की संख्या थी महज 0.2%। यानी इन आंकड़ों को देखने के बाद यह साफ हो जाता है कि जिन इलाकों में जिन्ना की मुस्लिम लीग को 1945-46 में सबसे ज्यादा वोट मिले थे, वहां के मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए। ऐसा खुद पाकिस्तानी सरकार के आंकड़े बताते हैं। तो आपने देखा किस तरह से पंडित नेहरू पाकिस्तान मांगने वाले मुसलमानों को भारत में रोकने में कामयाब हो गए और इसके बदले में मुसलमानों ने आने वाले कई सालों तक कांग्रेस के लिए वोट बैंक का काम किया। अपनी सीरीज में इन 5 एपिसोड में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान मांगने वाले कौन थे, और ये बताने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि कोई अगली बार आपके सामने आकर ये कहे कि मेरे बाप दादा ने बंटवारे के वक्त अपनी इच्छा से हिंदुस्तान चुना था, तो आप ये सुनकर चुप ना रहें बल्कि उसे उसके पुरखों का सच बता दें। साथ ही उससे ये भी कहें कि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी है। बस इस देश का फिर से बंटवारा करने की कोशिश मत कीजिए जैसे 1947 में की थी। खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखरश्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।